चुनाव के जो नतीजे अब तक आए हैं, कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। आप किस रूप में इन नतीजों को देखते हैं? देखिए, कर्नाटक के जो नतीजे आए हैं, अगर हम ये कहें कि अप्रत्याशित है तो नहीं है। कर्नाटक के चुनाव के नतीजे ऐसा लग रहा था कि इसी डायरेक्शन में आएंगी, और जितनी मेरी जानकारी है, बीजेपी लीडरशिप को भी इस बात का आभास था कि इस तरह के नतीजे आने वाले हैं। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि ऐसा लग रहा था कि ये होने वाला है, तो उसके साथ दो सवाल आते हैं कई लोग के मन में। उसमें एक ये है कि अगर इस तरह के नतीजे आ रहे थे तो बीजेपी ने इतना सघन प्रचार, इतना हाई स्टेक प्रचार जिसको कहते हैं, कि जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का इतना बड़ा वहाँ प्रेजेंस, इतना रोड शोज और इतने सारे इशूज़ को लेकर के आना और पूरा वो अपना आप को पूरी तरह से चुनाव प्रचार में झोंकना, वो कितना लाजमी था। आप इसको इस रूप में देखिए कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो किसी भी इम्तिहान को, किसी भी चुनाव को एक बड़े इम्तिहान के रूप में लेती है, चाहे वो नगर निकाय का चुनाव हो, चाहे असेंबली का हो या पार्लियामेंट्री इलेक्शन का हो। दूसरी चीज़ ये है कि इसके बाद हम 2023 में जिस समय में बात कर रहे हैं, अगर अगले साल इस समय में हम बात कर रहे होंगे तो लोकसभा इलेक्शन चल रहे होंगे, तो कुछ महीने के बाद रन अप टू पार्लियामेंट इलेक्शन शुरू हो जाएगा। अभी से मतलब 6 ऑलरेडी धीरे धीरे उस रन अप की ओर जा रहे हैं। कर्नाटका में लोकसभा के चुनाव में पिछले बार बीजेपी वहाँ भी उनको सबसे बड़ी पार्टी थी और लोकसभा में काफ़ी अच्छे नतीजे मिले थे। तो मुझे लगता है कि ये जानते हुए कि हमारे विधानसभा के नतीजे बहुत अच्छे नहीं आएंगे, बीजेपी जो वहाँ चुनाव प्रचार कर रही थी और जितनी लगन से, या प्रधानमंत्री जितना हाई स्टेक वो किए और 4 दिन वहाँ जा कर के रहे, वो 2024 के लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा था बनिस्पत की विधानसभा के। इसमें बीजेपी के लिए इसमें एक जो मुझे लगता है कि एक जो चीज़ है, वहाँ स्टेट लीडरशिप उनकी जो थी, वो स्टेट लीडरशिप कमज़ोर लीडरशिप थी, क्योंकि ये एंटी इनकम्बेंसी जो बीजेपी की थी, इस नतीजे में पूरी तरह से वो दिख रहा है। बासुराव बोम्मई वो कॉन्फिडेंस इंस्पायर नहीं कर रहे थे, या सरकार उस तरह से काम नहीं की जिस तरह का काम हुआ। आप दूसरी तरफ आप बात करेंगे कांग्रेस की, तो कांग्रेस का वहाँ पे उनके जो 2 नेता हैं, वहाँ पे डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया, और उनका स्टेट का जो ऑर्गेनाइजेशन था, उस सेटअप ने इस बीच में वो एक जुझारू तरीके से वो लड़ते रहे, तो इसलिए उनको चुनाव जीत गए हैं, तो फुल मार्क्स टू देम। इसके साथ एक बात कांग्रेस में मेरे ख्याल में एक तो चीज़ अब ये शुरू होगी कि राहुल गांधी की जो वो भारत जोड़ो यात्रा थी, उसका कितना क्रेडिट जाता है। बहुत लंबे समय के बाद, मतलब दशकों बाद, सोनिया गांधी किसी चुनाव प्रचार में गई थी, थोड़ी समय के लिए गई लेकिन वो गई थी। प्रियंका गांधी भी गई। कांग्रेस के अंदर स्वाभाविक तौर पे गांधी परिवार को क्रेडिट दिया जाएगा, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसको बहुत क्रेडिट दिया जाएगा। वो कितना लाजमी है नहीं है, वो उनके वर्कर अपना उत्साह बढ़ाने के लिए वो करेंगे। बहरहाल ये उनके लिए खुशी का दिन है, वो जैसे चाहें इस जश्न को मनाएं। लेकिन इसके साथ एक सवाल जो चैलेंजेस के रूप में, मतलब स्वाभाविक तौर पे अब उनकी सरकार आ रही है तो सामने क्या चैलेंजेस उनके होंगे, मुझे लगता है कि वो डगर जो है थोड़ी मुश्किल होगी 2 कारणों से। एक लीडरशिप इशू, जो 2 उनके सामने हैं, डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया, दोनों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग दावेदार हैं और मुखर रूप से दावेदार हैं। वो ये नहीं है कि वो बिल्कुल मुखर रूप से दावेदार हैं, और वो पूरी तरह जो भी है वो अपना वो करेंगे कि हम मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री तो एक ही बनेगा, उसके बाद दूसरा क्या रुख लेगा, उसके बाद कि वहाँ की अंदर की राजनीति क्या चलती है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होगी। पर्टिकुलरली आजकल हर चीज़ हम 24 से भी जोड़ करके देखते हैं, इसलिए। दूसरा जो चैलेंज होगा वो ये होगा कि कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में जितनी चीज़ें प्रॉमिस कर दी हैं, वो अरविंद केजरीवाल का प्लेबुक उठा करके उसमें 4 चीज़ें उन्होंने और ऐड कर दी हैं। वो इतने रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, क्या फुलफिल कर पाएंगे? बहुत सारी चीज़ें कहीं कि फर्स्ट कैबिनेट में कर देंगे। अब जब आप नहीं करेंगे या नहीं कर पाएंगे, या उन चीज़ों को पूरा करने में आपके बाकी रिसोर्सेज डिप्लीट हो जाएंगे, तो ये चैलेंज को कांग्रेस कैसे टैकल करेगी, क्योंकि लोग इसको बहुत गंभीरता से देख रहे होंगे कर्नाटक के अंदर और कर्नाटक के बाहर। मेरा ऐसा मानना है कि डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री के रूप में आला कमान चुनेगा। सिद्धारमैया क्या इसको आसानी से मान जाएंगे? दूसरी बात ये कि सिद्धारमैया कोलार सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, उनसे कहा गया कि नहीं आप मत लड़िए, तो वो आराम से मान गए। क्या इसी तरह से मुख्यमंत्री पद पे भी वो आराम से मान जाएंगे कि ठीक है डीके को बना दीजिए, या कोई सिर्फ टोल हमको देखने को मिलेगी? देखिए, इसमें से दोनों कोई ऐसे नहीं दिख रहे हैं जो सेक्रीफाइस करते हुए दिखे।
अगर आपको ध्यान में होगा तो पिछले बार जो हुआ था इसी तरह की लीडरशिप स्ट्रगल मध्य प्रदेश और आपको राजस्थान में हुई थी, छत्तीसगढ़ में भी हुई थी, लेकिन मध्य प्रदेश राजस्थान का जिक्र इस लाइट में कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच जो होगा और एक मुख्यमंत्री बनेगा। तो पिछले बार क्या हुआ था कि जब पिछला विधानसभा हुआ उसके बाद बहुत दिन तक वो डिसीजन नहीं हुआ। उसके बाद आपने देखा होगा राहुल गांधी के साथ तस्वीर आई थी और उसका बैकरूम क्रेडिट प्रियंका गांधी को दिया गया था, जिसमें कि गहलोत साहब और सचिन पायलट दोनों साथ साथ आए और फोटो तस्वीर हुए कि दोनों के बीच में बड़ा अच्छा संबंध है। इसी तरह की तस्वीर कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया और राहुल गांधी की हुई थी। उसके बाद वहाँ का क्या परिदृश्य हुआ, राजस्थान में क्या घटित हो रहा है, इस समय भी जब हम बात कर रहे हैं तो इस समय सचिन पायलट एक पदयात्रा पे निकले हुए और गहलोत साहब सचिन पायलट के बारे में जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं और लोगों ने काफ़ी कुछ देखा है इस बीच में कैसे घटित हुआ है। मध्य प्रदेश का दृश्य आप देख चुके हैं, सचिन पायलट पार्टी तोड़ करके वहाँ से वो बीजेपी में आ गए, वहाँ की सरकार वो चली गई, मध्य प्रदेश की सरकार आज वहाँ बीजेपी की सरकार है। तो ये कहना कि कोई छोड़ देगा, अब उस तरह से तो जगदीश शेट्टर बिल्कुल ही ओल्ड स्कूल के थे, आरएसएस भाजपा के संगठन में पले बढ़े और उसका उन्होंने जो भी उनकी तरफ से योगदान हो सकता था वो किया, वो पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में चले गए। तो मुझे लगता है कि ये जो विवाद है ये बहुत बड़ा चैलेंज है इसको सेटल करना, और उनके सपोर्टर उनसे भी ज़्यादा मुखर हैं, ये जो दोनों नेता हैं उनसे भी ज़्यादा मुखर है। और कांग्रेस के और कांग्रेस के सपोर्टर अगर आप देखिएगा किसी नेता के सपोर्टर वो बीजेपी के सपोर्टर से ज़्यादा मुखर होते हैं, क्योंकि जो उनके अंदर संगठन वाली या उस तरह की बाध्यताएं जो बाकी चीज़ें होती हैं वो नहीं है। तो ये एक टसल किसी और रूप में पैन आउट कर सकता है जो आने वाले समय में दिख सकता है। बहरहाल आज के समय में ये काफ़ी बड़ा चैलेंज है। अब मैं छोटे से प्रतिक्रिया आपकी उस पर चाहूँगा सर कि जो नीतीश वाली मुहिम है 2024 के दृष्टिकोण से उसको कितना मोमेंटम मिलेगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है और आप भी शायद यही मानते हो कि नीतीश की सारी मुहिम के पीछे जो ट्रिगर है वो कांग्रेस ही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ही उनको फ़ोन किया था, उसके बाद ही ये विपक्षी गठबंधन वाली बात निकल कर सामने आई है। उसको कितना मोमेंटम आप यहाँ से आगे मिलता हुआ दिख रहा है? देखिए, नीतीश कुमार कांग्रेस के वॉयसराय के रूप में आज के समय में कई जगह वो जा रहे हैं और इस बात को कह चुके हैं और कांग्रेस भी कि जिन पार्टियों के साथ कांग्रेस स्वयं नहीं बात कर पा रही है उसके बारे में हम जा रहे हैं, तो ये एक मध्यस्थता वो करने जा रहे हैं। अब देखिए, नीतीश कुमार के पीछे ट्रिगर जो है वो नीतीश कुमार स्वयं है। नीतीश कुमार की समस्या ये है कि नीतीश कुमार बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी हैं, उनका जनाधार घटता जा रहा है। नीतीश कुमार जब स्वयं चुनाव लड़े थे तो 2 सीट जीत करके आए थे। वो तेजस्वी यादव को हर जगह आपने देखा होगा न्योता कहा गया, नीतीश कुमार को हर जगह तेजस्वी यादव को लेकर के चलते हैं। उसका कारण ये है कि नीतीश कुमार ये चाहते हैं, पहले तो उनकी राजनीति को हम समझ लें, उसके बाद आएंगे हम गठबंधन की राजनीति पे, कि यादव वोट जो है उनकी पार्टी को पूरी तरह ट्रांसफ़र हो जाए ताकि नीतीश कुमार को सम्मानजनक एक सीट अपने यहाँ मिल जाए, क्योंकि वहाँ भी 7-8 पार्टियों का वो है। तो नीतीश कुमार कितनी पार्टी पे जीतेंगे और नीतीश कुमार कितना भी मना करें उनके मन में ख्वाहिश है प्रधानमंत्री की सीट की। अब नीतीश कुमार कितने सीट पे लड़ेंगे, कितने सीट जीतेंगे, इसलिए वो यादव और मुस्लिम वाला जो कॉम्बिनेशन आरजेडी का है उस कॉम्बिनेशन को चाहते हैं कि उनके साथ चला, इसलिए वो तेजस्वी को लेकर चल रहा है। अब बच गया गठबंधन कितना सार्थक होता है, तो अभी वो एक ऐसे मुख्यमंत्री के यहाँ गए थे जिनसे कांग्रेस की बातचीत नहीं होती, नवीन पटनायक के यहाँ। नवीन पटनायक के यहाँ जब नीतीश जी गए थे तो उनके साथ उनके 2 पार्टी के नेता गए थे, एक थे बिहार के मंत्री संजय झा और दूसरे थे राजीव रंजन सिंह लल्लन जो उनके पार्टी के अध्यक्ष अभी हैं। इन दोनों को जो तस्वीरें वहाँ से आई, जो विजुअल्स आई हैं, उसमें जैसे ये अंदर घुसे और लिविंग रूम के अंदर दाखिल हुए और साथ में जब चल रहे थे तो नवीन पटनायक ने उनको हाथ से रोक दिया कि आप लोग इधर ही बैठिए, और अंदर वो चले गए। अंदर की सीट पे फिर कोई नहीं बैठा। लंच पे भी उनको नहीं बुलाया उनके साथ जो दोनों नेता गए थे। एक तीसरे व्यक्ति दिखे जो शायद इनके कोई एड थे नवीन पटनायक के, और बाहर निकलते ही कहा कि हमने राजनीति के बारे में कोई बात नहीं की, और उसके बाद कहा होप नीतीश कुमार जी विल हैव अ प्लेजेंट स्टे इन उड़ीसा एंड गुड हॉस्पिटैलिटी फलाना चला। तो नीतीश कुमार जी घूमने गए थे कि राजनीति बात करने गए थे? राजनीति बात करने गए थे, ऑब्वियसली कह करके गए थे। और उसके बाद कल प्रधानमंत्री से मिलने के बाद नवीन पटनायक ने कहा कि हम चुनाव अकेले लड़ेंगे।
अब आप आ जाइए जहां वो पिछले दिन गए थे, तो ऑलरेडी मतलब झारखंड में इन लोग के साथ एक समन्वय है कांग्रेस पार्टी के साथ। वो आरजेडी भी अब साथ गई है, तो आरजेडी भी कुछ सीट मांगेगी, कुछ कांग्रेस भी मांगेगी, कुछ जेडीयू भी मांगेगी। वहाँ उनका एक तरह का अपना गठबंधन है, उसमें कोई ऐड करने जैसी चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़ है कि महाराष्ट्र में जेडीयू के जाने से क्या हो जाएगा। वो शरद पवार और उनको मिल करके आए उद्धव ठाकरे को। अब वो भी उस समय में जाते हैं जब एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है वहाँ के बारे में। अब बच गए ऐसे कौन से स्टेट हैं जहाँ नीतीश कुमार जाकर के साथ लेकर के आएंगे। तेलंगाना, बीआरएस कांग्रेस के बिल्कुल मतलब अभी खिलाफ है और साथ जाने को राजी नहीं है। वाईएसआर है ना, वाईएसआर पार्टी उनके साथ कतई जाने की स्थिति में नहीं, जो अपने अपने क्षेत्र में मजबूत हैं। डीएमके एज इट इज़ वो कांग्रेस का लाई है। अब चूंकि हम उस दिन इसकी बात कर रहे हैं जो बेंगलोर के मतलब कर्नाटक के नतीजे आए, कांग्रेस जीतेगी। पिछले बार के जब नतीजे आए थे, इसको जरा आप 2018 में इसी चित्र को लेकर के जाइए। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, जेडीएस छोटी पार्टी थी और बीजेपी के बाद कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस ने फटाफट एक मतलब चौंकाने वाला निर्णय लिया और कुमारस्वामी को सपोर्ट दे करके उनको कहा कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे। जब उनकी ताजपोशी होनी हुई थी तो एक बहुत बड़ा समारोह किया गया था बेंगलोर में, जिसमें तमाम जो विपक्षी दल के नेता गए थे और हाथ उठा करके तस्वीरें हुई। उन तस्वीरों में भी कौन किसके बगल में खड़ा है, कौन किससे दूर चला गया, वो सब कहानियाँ हुई। और बहुत कहानी हुई कि बस अब विपक्षी एकता हो गई, अब मोदी के साथ ऐसे लड़ेंगे और ध्वस्त कर दिए जाएंगे। उसके बाद एक बंगाल में भी हुआ था इस तरह का मतलब जुटान। उस समय एक और मुख्यमंत्री थे, जैसे नीतीश कुमार आज बिहार के मुख्यमंत्री मतलब ये सब करने निकले हैं। उस समय एक और मुख्यमंत्री थी जो नीतीश कुमार की तरह ही एनडीए से अलग हुए थे। उनका नाम है चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के तब के मुख्यमंत्री थे। और वो बीजेपी के खिलाफ मतलब उन्होंने फिर मुहिम चलाई थी कि हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, ये जोड़ लेंगे, वो जोड़ लेंगे। चंद्रबाबू नायडू के साथ आज न पक्ष वाला बात कर रहा है न विपक्ष वाला बात कर रहा है, लोग भूल गए। नीतीश जी क्या इस बार के चंद्रबाबू नायडू 2024 के 23-24 के चंद्रबाबू नायडू होंगे या कोई अपना एक इतिहास लिखेंगे? तो ये प्रश्न विपक्षी एकता की गठबंधन से ज़्यादा नीतीश कुमार के प्रेजेंट और फ्यूचर का ज़्यादा सवाल है। विपक्षी एकता मतलब कहाँ होगी, क्या होगी? एक चीज़ और माइंड कीजिएगा, कांग्रेस कह चुकी है कि नेता हमारा होगा। राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। जब तक कोर्ट से रिवर्स नहीं होगा वो अभी का चुनाव और 29 का भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो क्या खरगे जी को आगे करके चुनाव लड़ेगी, प्रियंका गांधी को आगे करके चुनाव लड़ेगी, जयराम रमेश को चुनाव करके आगे लड़ेगी, मतलब गहलोत चुनाव, मतलब तमाम लोग हैं ना। उसके बाद तो मतलब सोनिया गांधी के राहुल गांधी के मनमोहन सिंह कौन, फिर तो वो सवाल होगा। तो इसलिए ये इंटरेस्टिंग सिनारियो है लोग के लिए, मतलब एक तरह का क्यूरोसिटी या उनको जो कहिए इंगेजमेंट है, हमारे आपके लिए चर्चा करने का विषय है। तो ये चर्चाएं चलती रहेंगी, अच्छा है। जी सर, थैंक यू।